हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम मार्च 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इस सेशन में हम 35 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि मार्च 2020 के करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये हमारा लास्ट मिनट रिवीजन प्लान सीरीज़ का वीडियो नंबर 6 है, सीरीज 2 के लिए। ओके, सो हम अपनी पहली स्लाइड पर आते हैं। हमारी पहली पहली स्लाइड बात करती है न्यूली अपॉइंटेड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। न्यूली अपॉइंटेड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, क्या नाम है इनका? अभी जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं मार्च से 2020 में, बिमल जुल्का। बिमल जुल्का इज़ द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी 2 days प्रायर न्यू CIC कमिश्नर हैज़ बीन अपॉइंटेड। आप उनका नाम जान लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए जाना ज़रूरी नहीं है। अभी नेक्स्ट ईयर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे CDS 1 का, तब आपके लिए जाना ज़रूरी होगा। सो आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि राइट नाउ बिमल जुल्का, आपको ये नाम याद रखना है कि ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। थोड़ा सा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इट वॉज फाउंड इन द ईयर 2005 अंडर द प्रोविजन ऑफ RTI एक्ट 2005। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज फाउंड इन 2005 under the provision of RTI Act, Right to Information Act 2005. Okay, this RTI Act 2005 also provides provision for the creation of a state information commission at the state level. तो ये जो RTI Act 2005 है, ये स्टेट लेवल पर भी एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का प्रोविजन बताता है कि आप एक स्टेट में भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना कर सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट फरवरी 2020 की सीरीज में हमने बात किया था न्यूली अपॉइंटेड सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, सॉरी नॉट ऑफिसर, कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। क्या नाम था उनका? उनका नाम था संजय कोठारी। तो दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। जब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आता है तब आप संजय कोठारी मार्क करिएगा, और जब आपसे पूछा जाए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तब आप बिमल जुल्का मार्क करिएगा। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। ओके, फाइन। सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड हमसफर मोबाइल ऐप फॉर द डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ हमसफर मोबाइल ऐप फॉर द डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ। सो गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया, मोबाइल ऐप लॉन्च किया, इसका नाम है हमसफर फॉर द डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ। आपके दरवाजे तक डिलीवरी की जाएगी किसकी? डीजल की। डीजल ही की जाएगी, बट ये कहाँ पर लागू होगी? NCR सिटीज़, नेशनल कैपिटल रीजन सिटीज़, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, हापुड़। ओके, सो इस टाइप में जो NCR सिटीज़ है वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और ये किसका इनिशिएटिव है? इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ लेबर मिनिस्ट्री। ये लेबर मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री ने इस सुविधा को शुरू किया है। ओके, फाइन। देन मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, just a minute. Pritzker Prize. Pritzker Prize is given in the field of architecture. Is given in the field of architecture. Guys, ये आजकल ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ज़्यादा ये जितने भी कमीशन हैं, चाहे स्टेट कमीशन की हम बात करें, चाहे UPSC की बात करें, इस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हैं कि वो हो सकता है आपसे विनर ना पूछें या आपको विनर का नाम दे दें और आपसे पूछें ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रिट्जकर अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। 2020 के विनर कौन है? ये देख लीजिए कौन है। योवने योवोने फेरल योवोने फेरल एंड शेले मैकनमारा। योवोने फेरल और शेले मैकनमारा, these two people are the winner of Pritzker Prize 2020 and they both are from Ireland। ठीक है, तो प्रिट्जकर प्राइज दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। और 2020 के विजेता कौन है? योवोने फेरल और शेले मैकनमारा। दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? दोनों बिलोंग करते हैं आयरलैंड से। ओके, फाइन। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। The HAL has decided to set up logistics bases
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। HAL से आप लोग समझ सकते हैं किस बारे में बात हो रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेके बात हो रही है। दे हैव डिसाइडेड कि ये लॉजिस्टिक बेसिस सेट करेंगे डिफरेंट 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 कंट्रीज में। तो कौन कौन सी कंट्रीज है हमारे पास वियतनाम है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है और मलेशिया है। सो कहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि HAL ने कहाँ पर किन कंट्रीज में डिसाइड किया है कि वो लॉजिस्टिक बेसिस इस्टेब्लिश करेंगे। हो सकता है आपको इन 2 कंट्री की जगह कोई और कंट्री का नाम दे दे, सिर्फ 2 ही कंट्री पूछे आपसे, बट आप इन चारों कंट्री का नाम याद रखिएगा। ओके, सो वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका। याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। डिश वॉश आता है, बर्तन साफ करने के लिए एक बार आता है विम, तो आप विम से याद रख सकते हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और एस याद कर लीजिएगा। एस को थोड़ा सा अपने हिसाब से अपना सेट कर लीजिएगा, आपको कैसे याद रखना है। मैंने ऐसे ही पढ़ा था, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड श्रीलंका। ओके, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड मत करिएगा। Question number 5. Abel Prize is given in the field of mathematics. See, Pritzker Prize is given in the field of architecture, and when we talk about Abel Prize, it is given in the field of mathematics. और Abel Prize 2020 के विजेता कौन है? इनका नाम है हिलेल फर्स्टेनबर्ग, ही इज एन अमेरिकन इजरायली पर्सन। और ये दूसरे कौन है? ग्रेगरी मार्गुलिस, ही इज एन रशियन अमेरिकन। ओके, सो जिन 2 लोगों को मिला इनका नाम है हाइलेल फ्रस्टेनबर्ग, ही इज एन अमेरिकन इजरायली, एंड सेकेंड ग्रेगरी मार्गुलिस, ही इज एन रशियन अमेरिकन। ओके, फाइन। क्वेश्चन नंबर 6. अ कंट्री टू साइन एन एग्रीमेंट with Government of India for 3 mega rail infrastructure project worth rupees 15,925 crores. 15,925 crores। तो कह रहा है कि एक देश है, उसने भारत सरकार के साथ 3 मेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइन किया है 15,925 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट पर। क्या नाम है देश का? देश का नाम है जापान। ठीक है, जापान ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया है 3 मेगा रेल प्रोजेक्ट का 15,925 करोड़ रुपए का। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7. वेन्यू ऑफ द 7 वर्ल्ड सिटीज समिट। ठीक है, एक समिट हुआ है दुनिया के शहरों का, 7 समिट है वो। कहाँ पर हुआ है ये? वेन्यू क्या था इसका? सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है वेन्यू ऑफ द 7th वर्ल्ड सिटी समिट, तो आप क्या मार्क करेंगे? सिंगापुर। ओके, फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 8. विनर ऑफ द 7th डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017-2019। ओके, विनर ऑफ द 7th डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017 to 2019। 2019। ओके, क्या नाम है इनका? वी प्रवीण राव। विनर ऑफ द 7th डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017 से 19 is V Praveen Rao. Okay, fine. Question number 9. Winner of the Hindu Prize 2019 for her book Tell Her Everything. विनर कौन है इसका? मिर्जा वाहिद। मिर्जा वाहिद इज द विनर ऑफ द हिंदू प्राइज 2019 फॉर हर बुक टेल हर एवरीथिंग। ओके, तो आपसे अगर हिंदू प्राइज का विनर पूछा जाता है 2019 का, तो उनका नाम है मिर्जा वाहिद। ओके, फाइन। Then moving on to our next question. Just a minute. Yeah. Then question number 10. Guys, this question is very important. Please don't let this question go like this only. यहाँ पे पूछ रहा है ऑफिशियल नेम ऑफ नासा's मार्स 2020 रोवर। नासा ने 2020 में मार्स मिशन के लिए अपना नया रोवर लॉन्च किया है,
उसका ऑफिशियल नेम पूछ रहा है, नाम क्या है उसका? परसीवेरेंस। इसको हिंदी में भी परसीवेरेंस ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है कि आधिकारिक नाम बताइए उस रोवर का जिसको नासा ने मार्च 2020 के लिए अंतरिक्ष में या मार्स में जाने के लिए निश्चित किया है। तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम है परसीवेरेंस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में एक ही होगा ये, ओके, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप हैज बीन क्वारंटाइंड इन विच कंट्री। एक क्रूज शिप है, उसका नाम है डायमंड प्रिंसेस, उसको क्वारंटाइन किया गया था किस कंट्री में? उसको क्वारंटाइन किया गया था जापान में। ये क्रूज शिप था, ये जापान जा रहा था, और जब तक ये वहां पर पहुंचा उस शिप में आ, कुछ लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, और जापान में भी तब तक लॉकडाउन का कुछ फेज शुरू हो गया था। सो बेसिकली जो इस शिप में जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, इस वजह से इसको क्वारंटाइन में रख दिया गया। और ये शिप कहाँ का था? इट वाज अ ब्रिटिश रजिस्टर्ड क्रूज शिप। ये एक ब्रिटिश रजिस्टर्ड क्रूज शिप था, ओके, ठीक है। सो ये नाम याद रखिएगा। और ये जापान में इसको डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप। आपसे पूछ सकता है कि डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप वाज रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड विद व्हाट? तो आपको पता होना चाहिए दिस शिप वाज क्वारंटाइन्ड इन जापान एंड इट इज अ ब्रिटिश रजिस्टर्ड क्रूज शिप, ओके, इट इज अ ब्रिटिश रजिस्टर्ड क्रूज शिप। फाइन। क्वेश्चन नंबर 12। नेम द इंडियन ओरिजिन विमेन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। एक भारतीय ओरिजिन विमेन का नाम पूछ रहा है जिनको अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। क्या नाम है उनका? सुएला सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन, ओके। सुएला ब्रेवरमैन इज द नेम ऑफ द लेडी और द नेम ऑफ द विमेन who has been appointed as the Attorney General of the United Kingdom. So ये important question है, इसको याद रखिएगा। Next, in the recently released QS World Ranking, which Indian institution has got the highest rank? So ये QS World Ranking है, ये हर साल रिलीज की जाती है। इस रैंक के अंदर ग्लोबली जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनकी रैंकिंग की जाती है। तो इस बार जब रैंकिंग की गई तो इंडिया में से जो नंबर वन इंस्टीट्यूट, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट इस रैंक में है, इस रैंकिंग में है, वो है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे इज द institution which has been given the first rank from India in this ranking, okay। इसको क्या रैंक दिया गया है? 44th रैंक, ठीक है। बट इंडिया में नंबर वन है ये इस रैंकिंग के हिसाब से। अगर हम ग्लोबली बात करेंगे तो ये 44th पर है, फाइन। पहला कौन सा है? पहला है मैसाच्यूसेट्स, मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में है ये, ठीक है। तो फर्स्ट मैसाच्यूसेट्स। और अगर इंडिया के बारे में पूछता है तो आईआईटी बॉम्बे 44th रैंक, ओके, आईआईटी बॉम्बे 44th रैंक, फाइन, ओके। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टनर कंट्री फॉर मिशन पूर्वोदय, पार्टनर कंट्री फॉर मिशन पूर्वोदय। अभी मिशन पूर्वोदय क्या हम आगे देखेंगे, बट अभी पार्टनर कंट्री जानते हैं। पार्टनर कंट्री है इसका जापान, पार्टनर कंट्री है इसका जापान, ओके, फाइन। तो अब मिशन पूर्वोदय क्या है? ये 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। मिशन पूर्वोदय एम्स टू एक्सीलरेट डेवलपमेंट, aims to accelerated development ईस्टर्न इंडिया थ्रू इंटीग्रेटेड स्टील हब्स। मतलब ये मिशन पूर्वोदय जो है वो ईस्टर्न इंडिया का डेवलपमेंट करेगा इंटीग्रेटेड स्टील हब के अंतर्गत, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं उनको एज अ स्टील हब, ठीक है, वहां पर स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन होगा और मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका, ठीक है। सो वहां पर इसको एज ए स्टील हब बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ईस्टर्न हमारा जो पार्ट है हमारे कंट्री का, जो इतना ज़्यादा डेवलप्ड या इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है रिसोर्सेज के मामले में, उसको डेवलप करने में, उसको लाइमलाइट में लाने के लिए हमें हेल्प मिलेगी, ओके। सो इसमें स्टेट्स कौन कौन से हैं? स्टेट्स हैं यहाँ पर उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश है, ओके। कौन कौन से स्टेट आएंगे पूर्वोदय
मिशन पूर्वोदय में उड़ीसा आएगा, झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, इसमें से आपको याद क्या रखना है, आपको इसमें याद रखना है कि कौन सा स्टेट इसका नर्व सेंटर होगा इस मिशन का। इस मिशन का नर्व सेंटर कौन सा स्टेट होगा? उड़ीसा। उड़ीसा विल बी द नर्व सेंटर ऑफ दिस मिशन। और इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? इस इंफॉर्मेशन का सोर्स गवर्नमेंट सोर्स है। ओके, उस गवर्नमेंट सोर्स का नाम क्या है? पीआईबी। ये पीआईबी से मैंने लिया है ये सोर्स कि उड़ीसा विल बी द नर्व सेंटर ऑफ दिस मिशन। कहीं कहीं आप आंध्र प्रदेश भी देखोगे, बट ओडिशा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गवर्नमेंट सोर्स से मिला है मुझे, पीआईबी से मैंने उठाया है। तो मैं बेसिकली गवर्नमेंट सोर्सेज से ये सारी चीज़ स्कीम वगैरह वहीं से उठाता हूँ। सो ये पीआईबी से मैंने सोर्स लिया, तो ये ओडिशा ही मार्क करिएगा। पार्टनर कंट्री पूछता है तो जापान, नर्व सेंटर पूछता है तो उड़ीसा। कब लॉन्च हुआ था? ये 2020 में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर है ये। ओके, यहाँ पर मैं मिनिस्ट्री मेंशन करना भूल गया हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर है ये। और मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है इस समय? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर भी हैं। ओके, फाइन। Then moving on to our next question, question number 15. Okay, question number 15. Name the Indian mountaineer who successfully climbed Mount Mount Kosciuszko, Kosciuszko, the highest peak of Australia. ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, उसका नाम है माउंट कॉस उसको किस इंडियन माउंटेनियर ने क्लाइंब किया है, सक्सेसफुली क्लाइंब किया है? इनका नाम है भावना भावना देहारिया। भावना देहारिया हैज क्लाइंब द माउंट कॉसिस्को, द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये नाम याद रखिएगा। इसी से दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है, इससे नहीं, मतलब इसी क्लाइंबिंग या सक्सेसफुली समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कि फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट 7 वॉल्केनिक समिट एंटर्स द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। एंटर्स द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब पहला इंडियन है जिसने जो 7 वॉल्केनिक समिट होते हैं, 7 ज्वालामुखी पर्वत जो हैं, ठीक है, उन पर चढ़ाई की है, और उस बंदे का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। नाम क्या है उनका? इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांता। सत्यरूप सिद्धांता। ओके, सो अगर आपसे माउंट कॉस्जियस को पूछता है, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो याद रखिएगा भावना देहारिया। और अगर आपसे पूछता है फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 7 वॉल्केनिक समिट हु एंटर्स द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो याद रखिएगा सत्यरूप सिद्धांता। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में बन सकता है, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया माउंट Kosciuszko. Okay, fine. Then moving on to our next question, question number 17. Guys, this question is very important. MPLADS is implemented by which ministry? ये MPLAD फंड होता है जो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से हो। तो हम इसके बारे में देखते हैं। MPLADS इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? पूछ रहा है किस मिनिस्ट्री द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा MPLADS फंड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है ये जान लेते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ 30% कट इन द सैलरी ऑफ ऑल MPs। ठीक है, और क्या कह रहा है ये? 2 ईयर सस्पेंशन ऑफ द MPLAD स्कीम। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोविड-19। ओके, कोविड-19, क्योंकि MPLAD फंड में हर साल हर एक MP को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि आप जहां से भी जीत कर आए हो, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट में आप इन पैसों को इन्वेस्ट करें। बट हम सभी जानते हैं कौन कितना इन्वेस्ट करता है और कितना डेवलपमेंट कर पाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। ओके, ठीक है, सो 30% यहाँ पर कट किया जो उनका सैलरी था MPs का। MPLAD फंड को 2 साल के लिए ख़त्म किया। तो ये जब पैसा, ये जो 30% वहाँ पर सैलरी कट की और यहाँ पर 2 ईयर सस्पेंशन किया MPLAD स्कीम का, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? दिस सेव्ड अमाउंट विल गो टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू फाइट कोविड-19। तो ये जो अमाउंट है ना, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। ठीक है, सो कोविड-19 से लड़ाई के
लिए जिसको यूज़ किया जाएगा। जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, ठीक है, उसके लिए उसमें जो भी पैसे का रिक्वायरमेंट इंडियन गवर्नमेंट से कंपनीज को होगा, वो दरखास्त करेंगी, या इंडियन गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना चाहती है अपने लोगों को, ठीक है, जो हमने शुरुआत में जो मास्क और सो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब कोविड 19 शुरू हुआ था तो हमारे कंट्रीज़ ने बाहर की कंट्रीज से मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह इंपोर्ट किए थे। सो यहाँ पर इस जो अमाउंट सेव किया गया, ये अमाउंट वहीं पर ही इन्वेस्ट किया जाएगा, वहीं पर ही इसका यूज़ किया जाएगा। ओके, फाइन। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 18। नेम द प्रोग्राम अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट लॉन्च्ड महात्मा गांधी फेलोशिप प्रोग्राम एट IIM बेंगलोर। ठीक है, तो आपसे इस प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है महात्मा गांधी फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर IIM बेंगलोर में। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का नाम है संकल्प। संकल्प नाम है इस प्रोग्राम का, एंड स्टैंड्स फॉर स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशंस। ओके, फिर से देखिए क्या है, पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल प्रोग्राम के अंडर एक दूसरा प्रोग्राम लॉन्च किया है IIM बेंगलोर में। उस प्रोग्राम का नाम पूछ रहा है आपसे। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? उस प्रोग्राम का नाम है संकल्प। उसका फुल फॉर्म क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशंस। ठीक है, इट इज़ अ 2 year फेलोशिप प्रोग्राम टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है। किस लिए? जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्किल डेवलपमेंट है उसको बूस्ट अप करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ अ 2 year फेलोशिप प्रोग्राम टू बूस्ट द स्किल डेवलपमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, फाइन। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गंगा आमंत्रण अभियान वॉज कंडक्टेड बिटवीन। गंगा आमंत्रण, याद रखिएगा, गंगा आमंत्रण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वॉज कंडक्टेड बिटवीन, इट स्टार्टेड फ्रॉम देव प्रयाग एंड इट एंडेड एट गंगा सागर। इट स्टार्टेड एट देव प्रयाग एंड इट एंडेड एट गंगा सागर। किसने लॉन्च किया? दिस वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मैंने आपसे बताया जब भी आप किसी प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे हो आपको जानना जरूरी है कि वो किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इट इज अ ओपन वाटर राफ्टिंग एंड kayaking expedition on the Ganga River to create awareness and on Ganga regeneration and water conservation। ठीक है, सो बेसिकली ये गंगा रिजनोवेशन एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के अंडर ओपन वाटर राफ्टिंग आपको पता ही होगा, और कयाकिंग से भी आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, वाटर राफ्टिंग में जिनको नहीं पता उनके लिए बता, वाटर राफ्टिंग में एक बोट पर कम से कम अराउंड 5 to 6 लोग बोट पर राफ्ट करते हैं, बोट को चलाते हैं स्ट्रीम्स में। ठीक है, वाटर फ्लो हैवी रहता है जहाँ पर। ओके, और कायाकिंग में सोल पर्सन होता है, ही यूज टू कैरी ऑन द बोट, ही यूज टू ड्राइव द बोट। ओके, ठीक है, ठीक है। तो वाटर राफ्टिंग में ग्रुप होता है, अकेले नहीं, और ये कायाकिंग में अकेले आप आराम से आप अपने नाव को चला सकते हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप की वो बोट होती है, आप गूगल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, ठीक है, तो याद रखिएगा गंगा आमंत्रण अभियान ये स्टार्ट हुआ है देव प्रयाग से और ये खत्म हुआ गंगा सागर पे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है। ठीक है, फाइन। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नेम द स्टेट विच हैज टॉप्ड द लिस्ट इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन पोषण अभियान। इन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन पोषण अभियान, तमिलनाडु। ये पोषण अभियान के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है कि ऐसा स्टेट बताइए जिसने जो नंबर 1 पर रहा हो, ठीक है, इस अभियान को लेकर, जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों ने इस अभियान में पार्ट लिया हो। तो कौन सा स्टेट है वो स्टेट है तमिलनाडु। वो स्टेट है तमिलनाडु। और अगर आपसे कहता है कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं यहाँ पर क्या कहता है? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स,
तब आप क्या मार्क करोगे, तमिलनाडु मार्क करोगे आप, ठीक है। बट जब आपसे कहता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तब आप क्या मार्क करोगे, आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात करेगा पोषण अभियान में, देन तमिलनाडु, ओके। और आपसे अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बात करेगा तब आंध्र प्रदेश, फाइन, ओके। सो दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2018, implemented by implemented by मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2018 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके फाइन। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सॉरी, इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पोषण स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, पोषण अभियान को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से जाना जाता था। और ये जो ये रैंकिंग है, ये जो लिस्ट है जिसमें पता चलता है कि स्टेट ने टॉप किया है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की फील्ड में या इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में, इस स्कीम को पब्लिश कौन करता है, इस स्कीम को पब्लिश करता है नीति आयोग। तो नीति आयोग हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान, ओके। सो लास्ट लाइन है, द अभियान दिस पोषण अभियान इज फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, ओके। सो इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस। हम जानते हैं कि हम इंडियंस का जो न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे शरीर में वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और सरकार इस चीज़ को बहुत ध्यान रखती है, उनके पास इस चीज़ का पूरा डेटा रहता है कि मॉल न्यूट्रिशन हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा एक प्रिवेलिंग कंडीशन है। और इसको पोषण अभियान के माध्यम से इसको हम बहुत ही इफेक्टिव वे में ख़त्म कर सकते हैं, ओके। सो आपसे इस क्वेश्चन को किस हिसाब से पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछ लेगा स्टेट के बारे में, ठीक है, या तो आपसे ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स इन पोषण अभियान। तो आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री का भी नाम दिया होगा, नीति आयोग भी दिया होगा, और दो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन दिया होगा। तो आपको मार्क करना है यहाँ पर नीति आयोग। याद रखिएगा, इसको नीति आयोग पब्लिश करती है इस लिस्ट को, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करती है, बट ये जो रैंकिंग वाली लिस्ट है इसको कौन पब्लिश करता है, नीति आयोग। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ has developed a white flies resistant variety of which crop। जो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, उसने सफ़ेद मक्खी से रेजिस्टेंट एक वैरायटी बनाई है क्रॉप की। उस क्रॉप का नाम क्या है, वो कौन सा क्रॉप है, वो कॉटन क्रॉप है, इट इज़ अ कॉटन क्रॉप, ओके। देन द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंस UAHS of Shivamoga has developed a new red variety of paddy named, okay। So इस यूनिवर्सिटी ने UAHS जो शिवामोगा में है, उसने एक धान की वैरायटी डेवलप की है, उसका नाम क्या है, शेयाद्री मेगा। शेयाद्री मेगा उस धान का नाम है, ओके। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पर आपके दो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और हैं कि नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो वो है लखनऊ में। अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेस कहाँ पर है, तो वो कहाँ है, शिवामोगा कर्नाटका में, ठीक है। सो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपके फोर एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं। ये दो आपके जीके के क्वेश्चन हो गए, स्टैटिक जीके के, और दो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव हिज नॉड और गेव हिज परमिशन फॉर रिसीविंग डिलिमिटेशन प्रोसेस इन 4 ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है। डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हर 10 साल में डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट को कंसिडर किया जाता है, वहाँ पर पॉपुलेशन बड़ी है तो वहाँ पर कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, क्योंकि डिलिमिटेशन प्रोसेस से ही हम किसी भी स्टेट के जो विधानसभा की जो जो वो होती हैं, सीट्स होती हैं, उसी डिलिमिटेशन प्रोसेस में ही हम उसको देखते हैं कि उसको घटाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो
उस पर्टिकुलर स्टेट्स में सीटें कम हो सकती हैं, बट अगर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर बहुत बड़ा सिटी है, ठीक है, तो वहाँ पर एक विधानसभा सीट एक नहीं होगी। ठीक है, वहाँ डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ होगा, तो उनको उन्होंने बोला होगा कि हाँ सेंट्रल बेंगलुरु को एक तरफ रखते हैं, नॉर्दर्न बेंगलुरु को दूसरी तरफ रखते हैं, साउथ बेंगलुरु को ये अलग सीट रखते हैं। तो ये डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पूछा जाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कहाँ पर होगा जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कंसेंट दिया है अपना। ये होगा अरुणाचल प्रदेश में, असम में होगा, मणिपुर में होगा, नागालैंड में होगा। देखिए डीलिमिटेशन प्रोसेस याद रखिएगा, अभी आगे मैं बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गेव हिज नॉड फॉर रिसीविंग डीलिमिटेशन प्रोसेस इन फोर ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मणिपुर है, और ये नागालैंड है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 20, नहीं सॉरी, इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 23 का। इनर लाइन परमिट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इनर लाइन परमिट ILP स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट कौन कौन से हैं ये? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए इनर लाइन परमिट और डीलिमिटेशन दोनों में अंतर है, स्टेट्स में भी अंतर है, ठीक है, और दोनों के लिटरली मीनिंग में भी अंतर है। इनर, आपको मैंने डीलिमिटेशन प्रोसेस का मतलब बताया। इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट्स आर दोज स्टेट्स वेयर नो इंडियन सिटीजन कैन विजिट दीज, ये सॉरी एस नहीं है, स्टेट्स है ये एरर है यहाँ पर, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। these states without permission unless he or she belongs to that state, nor he or she can overstay beyond the period given in the ILP. सो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट में जहां पर ILP इनर लाइन परमिट रूल शुरू होता है। ओके, सो उन स्टेट्स में कंडीशन क्या है कि आप विदाउट परमिशन आप उस स्टेट्स में रह नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर आप रहते भी हैं उस स्टेट्स में एक पर्टिकुलर टाइम में, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप उसी परमिशन के विद इन वहाँ पर रह सकते हैं, बट वो जब परमिशन, फॉर एग्जांपल आपको 7 डेज की परमिशन मिली, जैसे ही वो 7th डे खत्म होगा आपको वो एरिया छोड़ना ही पड़ेगा, आपको वो एरिया छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हो आप? मैंने कैसे याद किया था देखिए, पहला मैंने याद किया अरु, अरुणाचल का अरु मैंने रखा, अरु। ठीक है, अरु। नागालैंड का ना, तो ये हो गया आपका अरुणा। ठीक है, मणिपुर का मा रखा मैंने। ठीक है, और मिजोरम का MI। तो अगर किसी के घर में किसी की मामी का नाम अरुणा है तो वो आराम से याद रख सकता है। मेरे घर में नहीं है, बट याद रखने के लिए मैंने ऐसे किया था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो सॉरी, आप ऐसे याद रख सकते हो, अरुणा मामी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सो मैं बता रहा था आपको याद करने का तरीका। अगर इनर लाइन परमिट के बारे में आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर लो। अरु से आपका होगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, और MI से हो गया मिजोरम। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था, आपको जैसा सुविधाजनक लगे आप ऐसे याद करिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि इनर लाइन परमिट और डिलिमिटेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड की जगह असम आ गया, और यहाँ मिजोरम की जगह नागालैंड आ गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, डिफ्रेंशिएट दोनों में कर सकते हो। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया conferred the Nari Shakti Prize to how many women on the occasion of the International Women Day? कब सेलिब्रेट होता है ये? 8 मार्च को। 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति प्राइज कितने नारियों को दिए? तो क्या नंबर है? 15 लोगों को, 15 नारियों को नारी शक्ति प्राइज दिया गया। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। और थीम क्या था इस बार? इसका थीम इंपॉर्टेंट होता है, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग विमेन्स राइट। आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग
women's right. Okay, fine. Then moving on to our next question, question number 25. Which state government to develop an organic corridor that will pass through 13 districts and assist in keeping the Ganga clean? सो बिहार कहाँ से? फ्रॉम बक्सर टू भागलपुर। ठीक है, तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाएगी जो बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट से पास होगा, और वो गंगा को, ये जो ऑर्गेनिक कॉरिडोर है, यहाँ पर गंगा को साफ करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो एक वो याद रखिएगा, गंगा आमंत्रण अभियान वो देवप्रयाग से शुरू हुआ, वो देवप्रयाग से शुरू हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ? कहाँ गया? गंगा सागर पे खत्म हुआ। ठीक है, ये आपका गंगा आमंत्रण अभियान है। ठीक, देवप्रयाग से शुरू हुआ और गंगा सागर पर खत्म हुआ, और ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे ऑर्गेनिक कॉरिडोर के बारे में पूछता है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर डेवलप एंड ऑर्गेनिक कॉरिडोर, तब आप क्या मार्क करेंगे? तब आप बिहार मार्क करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26। फर्स्ट स्टेट टू मेजर ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जीईपी। पहला स्टेट जो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को मेजर करता है, करेगा, कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड विल बी द फर्स्ट स्टेट विच विल मेजर ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। जैसे हम ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जीडीपी को मेजर करते हैं हर साल अपने कंट्री के इकोनॉमिक डेटा को देखने के लिए, उसी तरीके से उत्तराखंड अपने एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए हर साल ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट देखेगा कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को, वहाँ के स्टेट के एनवायरनमेंट को हम कितना इफेक्ट कर रहे हैं, कितना किस तरीके से हम बचा रहे हैं। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 27। द इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड द रेनोवेटेड एनिमल मेमोरियल इन विच सिटी? आंसर इज बेंगलुरु। यह मैंने रेनोवेटेड को इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि फरवरी के करंट अफेयर्स में हमने बात किया था एनिमल मेमोरियल कहाँ पर बन रहा है नया, वो क्या था? मेरठ में बन रहा है। बट यहाँ पर क्या, यहाँ रेनोवेटेड, यहाँ ऑलरेडी था बट इसको रेनोवेट किया गया है। ठीक है, इस एनिमल मेमोरियल को, और ये कहाँ पर होगा? ये होगा बेंगलुरु में। ठीक है, इसरो हैज प्लान्ड हाउ मेनी मिशंस इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स फॉर द फिजिकल ईयर 2020 टू 21। इसरो ने इस साल के वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए कितने सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल प्लान किए हैं लॉन्च के लिए? ठीक है, तो क्या नंबर है? 36। तो इसरो ने डिसाइड किया है कि हम इस बार 36 मिशन लॉन्च करेंगे, जो कि हमारे सैटेलाइट मिशन होंगे और हमारे लॉन्च व्हीकल्स मिशन होंगे 2020 से 2021 के लिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट पैकेज अंडर दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये लॉकडाउन पीरियड के दौरान ये योजना लॉन्च हुई थी। इसमें कितने? 1.7 लाख करोड़ रुपीस, 1.7 लाख करोड़ रुपीस दिए जाएंगे इसमें, इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, वन दिए नहीं जाएंगे, अलॉट किए गए हैं। इन 1.7 लाख करोड़ रुपीस का खर्च कैसे किया जाएगा? इनमें 5 kg वीट या राइस दिया जाएगा आपको, एक प्रेफर्ड दाल दी जाएगी एवरी मंथ अगले 3 महीनों के लिए। मार्च में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 5 kg चावल या दाल, चावल और या आटा दिया जाएगा। 1 kg आपको दाल दी जाएगी आपकी चॉइस की। ठीक है, हर महीने अगले 3 महीनों के लिए। ठीक है, मनरेगा के वेज में इंक्रीज किया गया है, 202 रुपये मिलेगा एक दिन का, 182 रुपये से, मतलब पहले 182 रुपये था, अब इस स्कीम के अंडर आपको 202 रुपये मिलेगा एक दिन का। ठीक है, 20 करोड़ महिलाएं जिनके जनधन अकाउंट हैं, उनको 500 रुपये मंथली मिलेगा अगले 3 महीनों के लिए। उनको 500 रुपये मिलेगा अगले 3 महीनों के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अमाउंट याद रखिए कितना मनी अलॉट किया गया है इस स्कीम के अंडर, 1 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और इसके स्कीम के प्रोविजंस क्या हैं ये आप देख सकते हैं।
ठीक है, आपसे हो सकता है ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ ले। देन क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी संस्कृत यूनिवर्सिटीज विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया? कितनी संस्कृत यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाएगा इंडिया में? 3 यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, देन थोड़ा सा ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज अ बैडमिंटन टूर्नामेंट। ठीक है, इट इज अ बैडमिंटन टूर्नामेंट। मेन सिंगल्स के विनर कौन है? विक्टर एक्सेल्सन, ही इज फ्रॉम डेनमार्क एंड he defeated शाओ शियन शेन शाओ शाओ टियन शेन ऑफ चाइनीज ताइपे। ओके, तो विनर मेन सिंगल्स विक्टर एक्सेल्सन, ही इज फ्रॉम डेनमार्क एंड he defeated शाओ टियान शेन ऑफ चाइनीज ताइपे। ओके, सो आपको याद रखना है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2020 का मेन सिंगल्स विनर। ओके, विमेन सिंगल्स विनर कौन थे? टाई जू जिंग, शी इज फ्रॉम चाइनीज ताइपे एंड शी डिफीटेड शेन यू फ्राई ऑफ चाइना। शेन यू फ्राई ऑफ चाइना। विमेन सिंगल्स विनर इज टाई जू जिंग ऑफ चाइनीज ताइपे एंड शी डिफीटेड शेन यू फ्राई ऑफ चाइना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 32, important. Union Health Ministry listed hydrochloroquine as which scheduled drug? कोविड-19 जब से शुरू हुआ है तो कुछ मेडिसिन का यूज़ उसको दबाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे कोविड-19 को ख़त्म किया जा सके। तो उसके यूज़ के लिए उसके तो मैं बता रहा था कि अभी तक कोविड-19 की कोई ऐसी वैक्सीन या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई जिसके माध्यम से इसको एकदम ख़त्म किया जा सके। सो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेमडेसिविर हो गया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो गया, और कुछ और ड्रग्स हैं। तो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने हाइड्रोक्लोरोक्वीन को एक शेड्यूल के अंडर मेंशन कर दिया है। उस शेड्यूल का नाम, वो शेड्यूल कौन सा है? इट इज़ अ नाउ शेड्यूल H1 ड्रग्स। तो हाँ, जितनी भी दवाइयाँ हैं उनकी उनके यूज़ के हिसाब से उनको अलग अलग शेड्यूल में रखा जाता है। जिन दवाइयों को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है उनका अलग शेड्यूल होता है। जिसका थोड़ा कम यूज़ होता है उनको अलग शेड्यूल में रखा जाता है उन ड्रग्स को। ठीक है, तो उस हिसाब से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसका रिक्वायरमेंट अभी बहुत ही ज़्यादा है कोविड-19 के इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए, उसको शेड्यूल H1 ड्रग में रखा गया है। ठीक है, फाइन। Question number 33. In a poll conducted by BBC World Histories magazine, who has been named as the greatest leader of all time? BBC ने एक पोल कंडक्ट कराया वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन का, जिसमें से उन्होंने ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम किसको बताया है? महाराजा रणजीत सिंह को। ठीक है, ग्रेटेस्ट लीडर, दुनिया का महान नेता, उसको बताया है, नेता कह लीजिए, रूलर कह लीजिए, महाराजा रणजीत सिंह। ओके, याद रखिएगा इसको। At which IIT institute the installation of a supercomputer facility, question number 34, of the computer power of 650 teraflops will be made? बेसिकली क्वेश्चन का मतलब है, ये एक सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है जिसका कंप्यूटर पावर 650 टेराफ्लॉप्स है। ठीक है, उसको किस आईआईटी इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया है? तो उस आईआईटी इंस्टीट्यूट का नाम है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी में इस सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया है। फाइन, ओके। Then moving on to our next question, question number 35, which is the last question for this video. TIFAC. TIFAC stands for the Technology Information Forecasting and Assessment Council under Ministry of Science and Technology launched a scheme to encourage women to take science as their career. Name of the scheme is विज्ञान ज्योति। नेम ऑफ द स्कीम इज विज्ञान ज्योति। कह रहा है टाइफेक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर उसने एक स्कीम लॉन्च की है। वो स्कीम क्या है? वो वुमेन्स को बढ़ावा देगी कि वो साइंस को है अपना एज ए कैरियर ऑप्शन के बारे में, एज ए कैरियर ऑप्शन चूज करें। उस स्कीम का नाम पूछ रहा है। उस स्कीम का नाम है विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति इज द नेम ऑफ द स्कीम। ओके,
मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइफैक जिसका फुल फॉर्म है द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है, उसने एक स्कीम लॉन्च की है कि विमेन को बढ़ावा दिया जा सके, उनको इनकरेज किया जा सके कि वो साइंस को एज अ कैरियर ऑप्शन लेके चले। किस स्कीम के अंडर? विज्ञान ज्योति स्कीम के अंडर। ओके, सो गाइस दीज वर 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है आपको इन इन स्लाइड से आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएं। ओके, और जो मैंने जनवरी फेब के करंट अफेयर्स बनाए उनको भी एक बार देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि फेब में लास्ट फेब 2020 में एग्जाम हुआ था, तो मेरे हिसाब से जनवरी से पढ़ना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। फाइन, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।